नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात इन बीसीएन की एक विशेष पेशकश में। मैं हूं आपका होस्ट रत्नाकर। क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पर कोई मेडिसिन ही ना हो, जहां पर कोई ऐसा वातावरण ना हो जहां पर हम बीमारियों की कल्पना करें और उसको ठीक करने के लिए हमें इस डॉक्टर के पास में जाना पड़े, उस डॉक्टर के पास में जाना पड़े और दवाइयों के लिए हमें चक्कर काटना पड़े। कहते हैं सपने सच होते हैं, लेकिन इसके लिए सपना देखना जरूरी होता है। आज मेरे साथ इस स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने ही कुछ ऐसा ही सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए मैंने कोशिशें भी की और वो सपना अब साकार सा होता भी प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एस कुमार जी की, जिनका मैं इस स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर एस कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और इनके साथ में है इनकी पुत्री भाग्यश्री सावरकर, जो कि बीएनएस डॉक्टर है, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में इनका साथ देते हैं। भाग्यश्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जहां हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बीच में कोई मेडिसिन है ना हो या ऐसा वातावरण हो कि उस समाज में किसी भी प्रकार की दवाइयों की जरूरत ना पड़े, तो ये क्रांतिकारी विचार है। तो ऐसी क्रांतिकारी शख्सियत की जो कल्पना इन्होंने की, डॉक्टर साहब मैं आपसे सीधा पूछना चाहूंगा कि ये कल्पना आपने कैसे की और इसकी जो शुरुआत आपने की, ये कैसे की? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज स्टूडियो में आपने हमें बुलाया जी, और जो सम्मान दिया उसके लिए। इसकी कल्पना एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट, किसी भी चीज के लिए कोई इंसिडेंट होना जरूरी है जी। मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल लाइन का बंदा हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल का काम करता हूँ। जो है हमारे फादर जो थे वो काफी पढ़े लिखे थे और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उसका संदर्भ इस चीज में है। हम कितने भी पढ़े लिखे रहे, लेकिन हम हमारे शरीर के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। सही बात। चाहे हम नासा में चले जाए या चांद पे चले जाए, लेकिन हमारी एसिडिटी कैसे दूर हुई इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते जी। और उसी का नतीजा है, हमारे जिस जमाने में लोग 10वीं पास नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में हमारे फादर MSc गोल्ड मेडलिस्ट थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर से, और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की। हम सोचिए कि उस जमाने के 49-51 की बात है जी, तो क्या एक एजुकेशन की होती, लेकिन उसके बाद में काफी अच्छे ओहदे पे थे। उनके शरीर में बहुत सारी तकलीफें होती थी रिटायरमेंट के बाद जी। उनके पैर में घुटने दर्द करते थे। चूंकि हम फार्मास्यूटिकल के लोग थे तो हम हर डॉक्टर के पास जाते थे, कहते थे डॉक्टर साहब ये इनका कुछ इलाज कराइए, तो डॉक्टर साहब ये बोलते थे इनका ऑपरेशन कराइए आप जी। तो ऑपरेशन वो कराना नहीं चाहते थे और अनफॉर्चुनेटली 2000 में उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। और जब स्मशान में जब जलाया गया जब जी, उस समय एक अंदर की जो भावना होती है एक बच्चे की, वो जाग उठी। अरे जिस इंसान ने आपको इस लायक बनाया, अब इस सुंदर दुनिया देख रहे हो, उस आदमी के लिए आप फार्मास्यूटिकल लाइन के होते भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वहीं से ये क्रांतिकारी विचार, क्रांति की आज शुरुआत हुई जी। आज अगर शायद मेरे फादर जिंदा होते तो मैं शायद ये नहीं करता जो मैं कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब, ये आपको ने जो बात कही, आपके पिताजी की याद भी आपने इस वक्त निकाली, वो यकीनन इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आज का जो जिंदगी की जो आपका सफर रहा है, उसमें उनका आशीर्वाद और उनका जो हम कहेंगे कि उन्होंने जो अपनी जिंदगी की जो उनकी वहां पर एक फुल स्टॉप लगा, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा भी मिली। वो प्रेरणा स्रोत आपकी है, वो है स्मशान से जी। जहाँ चलती हुई जनाग देखते हैं जिस आदमी ने आपको जन्म दिया, जैसे मैंने बोला जी, अच्छी आंखें दी, पूरी सुंदर दुनिया देख रहे हैं, आप जिंदगी जी रहे, उस आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाए। आप उस लाइन के हैं और आप कुछ नहीं कर पाए। तो जब हमने देखा कि हर चीज की कहीं ना कहीं वजह होती है, स्मशान पे आप रोज नहीं जाते हैं। अगर घर के आदमी किसी मौत हो गई बाहर के, तो आप आंख से आंसू भी नहीं निकलते, लेकिन जब घर का आदमी मरता तो आंसू निकलते हैं जी। बहुत ही मजबूरी में हमें होना पड़ता है। तो जब वहां देखा गया कि बोले कि इनका कुछ तो कारण होगा, आज अगर इतने लोग यहाँ पे आए, तो अगर ऐसा था तो फादर के जो हमारे घुटने का जो प्रॉब्लम था उसका भी कोई रीजन होना चाहिए। तो जब, क्योंकि फार्मा के लोग हैं, हम लोग बहुत डीप में जाने की कोशिश करते हैं,
जी, जो भी मेडिसिन, जो भी जो मेडिकेशन मिलती दिया है, है उसके अगर एक तार तार आप निकालते होंगे। निकालना पड़ता है। कोई हमारा नया प्रोडक्ट आता है, पेटेंट होता है, तो हमें बहुत डीप में जाना पड़ता है कि पहला कहाँ से, उसके साइड इफेक्ट्स कैसे, उसके इंटरेक्शन कैसे, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, उसका एसिमिलेशन कैसा है, उसका इंटरेक्शन कैसा है। तो जब इस प्रोसेस में हम चले तो हमें एक लाइन मिली कि साउथ ईस्ट एशिया में आपको किसी को भी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस नहीं है। है ही नहीं। है ही नहीं, उनके डिक्शनरी में नहीं है। क्या बात बड़े है। आश्चर्य की बात है। सच में आश्चर्य की बात है कि जहां यहाँ पर हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से परेशान हो रहे हैं, उसके इलाज को ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं, जहां और आप यहाँ कह रहे हैं कि डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। तो वहां के लोगों में आज भी 100 साल की उम्र होगी तो 11 नंबर की बस से चलते हुए नजर आएंगे आपको। बराबर है। तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस उनके साथ में है ही नहीं। तो बड़ा आश्चर्य लगा जब हम सारे इंसान जो पूरे इस पृथ्वी पे हैं, इनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब एक जैसे है। डॉक्टर साहब, आप बड़े क्रांतिकारी विचारों के हैं और आपने अभी कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है ही नहीं। वैसे ही आपका एक और है कि डायबिटीज नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। आप सीधा सीधा आप बिल्कुल ये एकदम रिवॉल्यूशनरी थॉट रखते हैं। देखिए, रिवॉल्यूशनरी थॉट रखने से जो सच है उसको बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कोई क्राइम है। तो हमें सच साबित करके बताइए। बिल्कुल बताते हैं। चलो हम मुद्दा छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए जी। हम चलते हैं डायबिटीज के ऊपर। जी। अब मैं अगर आपसे डायबिटीज की बात करूं तो WHO बोल रहा है या सारी दुनिया बोल रही है कि बाय 2025 जी इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा कहना है कि जो रिसर्च हमने की है, जी, जिस रिसर्च के ऊपर हमने अपना पूरा समय व्यतीत किया है, और रिसर्च ये बोल रही है कि अगर ये रिसर्च की फाइंडिंग को एप्लीकेबल किया जाए मेडिकल फील्ड द्वारा, जी, या गवर्नमेंट इसमें सहभागी हो जाए, या इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप एक थोड़ी सी सोच अगर बदल दें, तो अगले 25 सालों में भारत के डिक्शनरी से मधुमेह या डायबिटीज का नाम मिट सकता है। शायद इसीलिए लोग आपको डायबिटिक किलर कहते जी हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल और सही। आपने वो शायद गिरा उठा के रखा हुआ है कि आई विल किल द डायबिटीज, या उसका अस्तित्व, या आप उसका अस्तित्व नहीं मानते। पहले डायबिटीज आपको किल करे, उसके पहले उसको किल करिए ना। ये तो बहुत अच्छी डिफेंसिव मैकेनिज्म है भाई। आप क्यों कर रहे हैं डिफेंस में, ऑफेंसिव में जाइए ना। जी सही बात। बिफोर डायबिटीज किल्स यू किल डायबिटीज। बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है। और वो इसको किस तरह से करना है इसके ऊपर में तो हम आते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर भाग्येश जी से भी, जो कि यहाँ पे हमारी बातें सुन रही हैं, डॉक्टर एस कुमार जी ने अपने पिताजी से प्रेरणा ली और वो इस क्षेत्र में आए और क्रांतिकारी विचारों के साथ में तो आए और उसके ऊपर में एक उन्होंने अपना सफर भी शुरू कर दिया। इस सफर में आप उनका साथ भी दे रही हैं, उनके साथ में चल भी रही है। आपका ये सफर कैसा रहा? मेरा सफर, जैसे मैंने मेरा जो एजुकेशन कंप्लीट किया, जो भी मैंने सीखा पढ़ा, ही इज फादर ऑफ माइन। जैसे उनको अपने पिताजी से प्रेरणा मिली, तो मेरे लिए तो जैसे उनके लिए उनके पिताजी की प्रेरणा मिली है, मुझे मेरे पिता से मिली है। एंड ग्रैंडफादर जैसे उनके लिए पिताजी है, मेरे लिए तो दो मतलब ड्यूअल इंस्पिरेशन सोर्सेस आपको मिले। किसी पर्सन को एक इंस्पिरेशन के लिए किसी को फॉलो करना पड़ता है, किसी के आइडियल होते हैं। मेरे लिए मेरे घर में ही दो आइडियल है, जिससे मैं खुद इसमें काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली है। और जिस इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जो रिसर्च इन्होंने किया है जी, और जब मैं इस फील्ड में हूँ तो इस फील्ड में मैं भी क्या कर सकती हूँ, ये मैंने सोचा। एंड आज मैं उनके साथ ही काम कर रही हूँ। जो डायबिटीज़ के पेशेंट, जैसे उन्होंने जो रिसर्च किया है उसी पे बेसिस पे मैं काम कर रही हूँ। और जो हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं, देन हमने जो डायबिटीज़ के बारे में जो चीज़ें, जैसे अभी सर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली डायबिटीज़ तो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, मैं उसके ऊपर में फिर से आने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले आपने डॉक्टर साहब इतनी सारी जो चीजें अपने सोची पिताजी के जाने के बाद, एक आपने सपना देखा, उस सपने को साकार किया। तो ये सपना साकार करते वक्त इसकी व्याप्ति, मतलब जैसे भारत ही वर्ष में अगर हम कहें तो सभी स्टेट में 50 से ज्यादा आपके सेंटर्स हैं, और ऐसा कोई गांव ही नहीं है भारत में जहां कहा जाता है कि डॉक्टर साहब के पेशेंट्स नहीं है। तो यहाँ तक पहुंचा 1 लाख से भी कई ज्यादा मरीजों को आप ठीक करा चुके हैं, और इसी कंसेप्ट के साथ में कि देयर इज नो डायबिटिक। और एक चीज तो और कहते हैं कि आप डायबिटीज को समझो और इसको समझने की अगर कोशिश करो तो डायबिटीज है ही नहीं, मतलब नो डायबिटीज एंड देयर इज नो डायबिटीज। तो ये आपका एक कंसेप्ट रहा है। तो इस कंसेप्ट को पूरे भारतवर्ष से लेकर पूरे विश्व तक फैलाने का जो आपने एक सपना देखा, उसको आज आपने कहाँ तक लाके खड़ा किया?
देखिए, इसके बारे में सबसे पहले तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमने एक बुक जो लिखी थी, जी इसका जो टाइटल है, जैसे हमने बोला है, नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज। diabetes. अगर डायबिटीज को जानिए तो डायबिटीज Again, this is a challenging. इसकी प्रस्तावना डॉक्टर विकास आमटे जी ने लिखी जी और 2019 में महामहिम हमारे भारत में अनुप्रिया पटेल जी हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती जी। थी, उनके हाथों से इस विमोचन हुआ है बॉम्बे में। इसके लिए हम आपका अभिनंदन भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा ये आपकी डेफिनेशन बोली है बुक की, नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज, तो डायबिटीज है क्या फिर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायबिटीज क्या है, तो आपका जवाब होगा, डॉक्टर साहब क्या फास्टिंग शुगर चेक किया है मैंने, पोस्ट मील मैंने शुगर किया है, बिल्कुल, और HbA1c किया है। ये भी तो मेरे जैसे पेशेंट को तो नहीं मालूम। दो चीजें पता है जो मुझे आश्चर्य बहुत होता है कि भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे HbA1c भी नहीं पढ़ाया जाता है, कराया नहीं जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि जो BMS एक कुरिकुलम है हमारे आयुर्वेदा में, जी। उसमें 5 साल 5.5 साल की डिग्री में HbA1c भी नहीं पढ़ाया जाता है। बताइए कितनी विडंबना है इस चीज की। जी बिल्कुल। इसके लिए कौन जवाबदार है? हमारी एजुकेशन सिस्टम जवाबदार। कहीं ना कहीं इसमें भी रिवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके अलावा इसको, ये बेसिकली मेरा एक स्टेटमेंट है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोलता हूँ कि भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज न होते हुए भी डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं, या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स या तो इंसुलिन। कितनी बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, ये तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मैं मेरा एग्जांपल अगर दे दूं कि मैं अगर डायबिटीज नहीं हूं, अगर मैं उन 90% लोगों में शामिल हूं और मैं अगर डायबिटीज की मेडिसिन अगर ले रहा हूं, तो पता नहीं मेरा डायबिटीज का क्या होगा, लेकिन उसके साथ में तो मैं बीमारियां को अपने अंदर में पाल रहा हूं या डेवलप कर रहा हूं मेडिसिन की वजह से। जी हाँ, जी हाँ। मुझे बताइए, टाइफाइड ठीक होता है कि नहीं? होना तो चाहिए मेडिसिन होता है। हाँ। मलेरिया ठीक हो जाता है। हाँ। टीबी जैसी चीज 6 महीने में खत्म हो जाती है जी, जो किसी जमाने में बड़ा डिफिकल्ट था। हाँ, मतलब एक दौर ऐसा था कि जब टीबी की बीमारी किसी को भी हो गई तो बड़ा मतलब मुश्किल होता। आज अगर मैं डायबिटीज की लाइलाज कहा जाता था, तो फिर आज डायबिटीज को भी लाइलाज बोला जाता है। जब शुगर बढ़ जाती है, उसका स्तर बढ़ जाता है, तो उसको डायबिटीज का स्तर लग जाता है, और उस बंदे के ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, उसको बोल दिया जाता है कि भाई तेरे को अभी डायबिटीज है, जिंदगी भर तेरे को गोली खाना है। यस, डॉक्टर साहब, मैं आपको इसलिए, आपने जो बताया ना, देखिए आज आप किसी भी बीमारी के पास में लिए डॉक्टर के पास में जाइए, तो वो आपको ये 2 टेस्ट तो बताएंगे पहले आपको, या फिर सवाल तो भी पूछेंगे कि आपको डायबिटीज है। मैं किसी भी, अगर मैं कहूँ कि मेरे चेस्ट में पेन है या कहीं पर भी कोई भी ऐसी बीमारी, तो सबसे पहला सवाल पूछा, आप डायबिटिक हो क्या? जी। जो, और आप कह रहे हैं कि डायबिटीज तो है ही नहीं। तो ये जो स्तर है जी, ये डेफिनेटली बताते हैं कि ये इंडिकेट नहीं कर पाएंगे कि आपको डायबिटीज है या नहीं। डायबिटीज की अगर मैं और आगे बात करूं, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि डायबिटीज क्या होता है, तो तीनों के बाद में एक जो भी आपने कहा सुना होगा, जो पेशेंट वाले, अब हमारे बॉडी में ना इंसुलिन नहीं बन रही है। हाँ, एक है, और थोड़ा और ज्यादा अगर सीनियर एलोबरेट कर तो बोलेगा साहब, बॉडी के अंदर पैंक्रेटिक सेल है ना, वो काम नहीं कर रहे, बीटा सेल काम नहीं कर रहे। अरे भाई, आपने प्रिज्यूम कर लिया कि आपके पास, आपको बीटा सेल आपके नहीं है, आपके पास इंसुलिन नहीं है, और हमने डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर दिया ट्रीटमेंट। अब ये सिलसिला चलता रहता है, जब वो टैबलेट आपने होती, दूसरी टैबलेट, तीसरी टैबलेट, चौथी टैबलेट चेंज होती है, तो लास्ट में फिर इंसुलिन पे चला। उसके बावजूद भी जितने भी पेशेंट के मरीज हैं डायबिटीज के, उनकी शुगर कभी भी नॉर्मल नहीं आती जी। ऑन द कंट्री और कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाती है, जो फास्टिंग आपकी 110 और पोस्ट में 140 होना चाहिए। आपके जो HbA1c ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन 5.8 चाहिए। इन पेशेंट का आपको HbA1c देखेंगे तो 10, 11, 12 होता है। शुगर 350, 400, 500 इस तरह की शुगर पाई जाती है। तो फिर आप अगर इतना इलाज कर रहे हैं, तो फिर शुगर कम क्यों नहीं हो रही है? क्वेश्चन है। हाँ, ये तो क्वेश्चन मार्क लग गया, फिर बिल्कुल लग गया। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप ध्यान के रखिए कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है,
ये सबसे पहले आपको दिमाग से निकालना होगा। ये जस्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आपके शरीर की कोशिकाओं में हो रहा है जी। अगर डिसऑर्डर को आपने ठीक कर दिया तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुगर आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो होता क्या है, इसके लिए कुछ और टेस्ट होते हैं जो पूरे भारत के पैथोलॉजिकल बुक्स जो है उसमें दिए गए हैं जी। पहला टेस्ट होगा फास्टिंग सीरम इंसुलिन। जी। जैसे हम लोग शुगर देखते हैं कि आपके शरीर में कितनी शुगर बन रही है, ऐसे ये बताती है, डिनोट करती है कि आपके शरीर में कितनी इंसुलिन बन रही है। जी। इसकी जो लिमिट होती है 2 से 25 तक होती है। जो हमने हमारे पेशेंट में पाया है कि रिकमेंडेड जो है ये प्राय हर पेशेंट की नॉर्मल होती है जी। इसी में दूसरा टेस्ट होता है C- पेप्टाइड। ओके। इसकी लिमिट होती है 0.8 से लेके 3.75 तक। ये डिनोट करता है कि बॉडी में आपके एंडोजेनियस इंसुलिन बन रही है। ओके। ये भी नॉर्मल पाया जाता है। अगर आमतौर अगर 0.8 के नीचे है तो इसका मतलब इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं बन रही है, आपको एक्सोजेनियस इंसुलिन लेना है। ओके। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है जी, जो सी पेप्टाइड है जी, ये अमाइनो इंसुलिन जब हमारी सिक्रीट होती है तो 86 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। ए और बी चेन की कनेक्टेड ट्रेंड, इसको हम लोग सी पेप्टाइड बोलते हैं जी। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन फॉर्म करने के लिए इंसुलिन जब बनती है तो वो एक्टिव होती है, जो प्रो इंसुलिन होता है नॉन एक्टिव होती है, तो वो चेन ब्रेक होती है सी पेप्टाइड की और वो ब्लड में आपके पाई जाती है। ओके। आपके ब्लड में पाई जाती है, इसका मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है। सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ। अब मजे की बात देखिए, भगवान ने कुछ चीजें हाथ की रेखाएं जी, माथे की रेखाएं जी अपने पास रखी है, कभी किसी की मिलती नहीं। सही बात कही आपने। ऐसे तीसरी चीज भगवान ने अपने पास रखी है सी पेप्टाइड की। ये एक्सोजीनस इंसुलिन में नहीं पाई जाती। ओके। भगवान ने बोला दोस्त तुम चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, लेकिन ये लगा तो मेरे हाथ में, सी पेप्टाइड आप नहीं बना पाओगे। ये लगा मेरे हाथ में। जो सी पेप्टाइड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो बताता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। वाह। तीसरा 2 मिनट और दीजिए जी। एक उसके और एक टेस्ट होता है होमा IR, होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट, IR फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस टेस्ट में पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल आपके एक्टिव हैं। ओके। और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। अब मुझे बताइए, अगर ये सारे चीज नॉर्मल दिखे तो हम पेशेंट को डायबिटीज कैसे बोलेंगे? सही बात। जबकि आपकी डिक्शनरी बोल रही है, मेडिकल डिक्शनरी बोल रही है कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही तो आपको इंसुलिन लेना है। हाँ। तो जब आपके बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन बन रही है, आप ऊपर से और हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स ले रहे हैं, उसके बाद में आप इंसुलिन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इंसुलिन, तो पेशेंट तो मर रहा है। मतलब और उसको हम कॉम्प्लिकेटेड जा रहे हैं। इसलिए डायबिटीज का जो भी पेशेंट आज मौजूदा पेशेंट वो ठीक नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उसको सेकेंडरी जो है जो टैबलेट्स ले रहा है उसके साइड इफेक्ट झेल रहा है, वो इंसुलिन जो आप बाहर से ले रहे उसके कर रहा है, और आपकी शुगर अभी तक नॉर्मल नहीं आई। तो ये टेस्ट है। आज मेरे जैसे आपको मालूम है कि 50 से ज्यादा मेरे पास शाखाएं हैं और भारत का ऐसा कोई गांव ही नहीं है जहां पे मेरे पेशेंट ना हो। और ये करीब सभी 100% पेशेंट्स की ये नॉर्मल पाए जाते हैं, जबकि कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से इंसुलिन ले रहा है, वो टैबलेट रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहे और अब उसको मेडिसिन की शायद जरूरत नहीं है। उसे किसी चीज ये सही रिवॉल्यूशन है कि अब उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं। ये साइंस और मेडिकल साइंस का थोड़ा सा झुकाव अलग अलग है। अगर हम ऐसा 6 लिख दें, हाँ, और आपको मैं 6 लिखे, सामने वाले को 9 दिखता है जी, हम किस पॉइंट पे खड़े हैं उस पर वो तय करता है कि वो 6 है या 9 है। डॉक्टर साहब, आपसे और मुझे बात करनी है आपके अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन एक सवाल मुझे भाग्यश्री जी से भी पूछना है। आपने किडनी स्टोन का इलाज जो है बगैर ऑपरेशन के इजाद किया है,
या तो आप भी उसी क्रांतिकारी मोड़ की तरफ चले जिस राह पर पिताजी चल रहे हैं, यस यस उसके बारे में थोड़ा डेफिनेटली। सा बताइए। तो जैसे क्रांतिकारी के इसमें डायबिटीज के ऊपर आ रहे हैं, जी। तो मैं तो डायबिटीज के ऊपर साथ ही साथ काम कर रही हूँ। उसी के साथ में हम लोगों ने एक पेटेंट लिया है अमरावती यूनिवर्सिटी से, राइट। जिसमें उन्होंने पूरा रिसर्च किया है। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें 21 डेज में कोई भी साइज का या कोई कहाँ किडनी पे कहीं पे भी वो स्टोन हो, उस पूरे कितने भी section में। एमएम का हो, जी। तो वो धीरे धीरे उसका साइज कम होगा ओके एंड थ्रू यूरिन वो निकल जाएगा। ओके। इस चीज का हमने पेटेंट लिया है, सून वो मार्केट में अभी आ जाएगा। तो काफी उसके ऊपर रिसर्च किया है, साथ में उसके ऊपर डाइट भी हम लोग बताएंगे। एंड जैसे जैसे पेशेंट्स आप देख ही रहे, जैसे डायबिटीज़ के बढ़ रहे हैं आजकल, उसी तरह से किडनी स्टोन के भी बहुत पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक छोटा सा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लाया है, टेक अ लास्ट चांस बिफोर सर्जरी, जिसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड हम लोग तो अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। जैसे सर के 50 सेंटर्स हैं, मैं भी सारे सेंटर्स में जाती रहती हूँ, विजिट्स करती हूँ मैं। तो सुन हमारा ये प्रोडक्ट भी नागपुर में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब 365 दिन 24/7 और अभी भी आपका चेहरा बता रहा है कि कितना यंगनेस और कितना एंथुजियाज्म और कितना स्मार्टनेस आपके इसमें है। इस बीच आपने कई सारे लेक्चर्स दिए, कई सारे सेमिनार्स लिए, कई लोगों को आपने उनकी बीमारियों के लिए आपने उनको मार्गदर्शन किया है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आपकी पूरे अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अचीवमेंट्स तो जिंदगी में चलती रहेगी, ये तो एक सिलसिला है जो कभी थमने वाला नहीं है। थमना भी नहीं चाहिए, हम भी चाहेंगे, दुआ करेंगे ये सिलसिला कहीं थमे वाला भी नहीं है। अभी 450 से ज्यादा मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं जी। पूरे इंडिया में, मेडिकल कॉलेजेस हैं, IMA से, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, और उसके लिए मैं किसी भी तरह की कोई भी चार्जेस में नहीं लेता हूँ। अवेयरनेस है कि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो बांटते रहो तो बढ़ती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस समाज ने हमें जन्म दिया, जिस समाज में हम रहते हैं, तो जाने के पहले उस समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। उसके लिए हम समाज को भी कुछ देना चाहते हैं ताकि आने वाला कल उनका भविष्य बहुत बेहतर रहे। नॉन ड्रग कंसेप्ट में काम करे ताकि उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े, और जो एक स्टिग्मा में बैठे हुए हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, उससे वो निकल सके। तो जो मैं काम कर रहा हूँ शायद एक स्ट्रीम के बाहर है, इसलिए कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स करते हैं। अगर आउट ऑफ बॉक्स नहीं होता तो शायद हम इस लाइट में नहीं बैठते। एडिसन ने नहीं सोचा होता कि भाई ऐसी लाइट जल सकती है, तो आज हमें मोमबत्ती में बैठे रहते आपके साथ। सही, बिल्कुल सही। आउट ऑफ बॉक्स अगर राइट ब्रदर्स ने नहीं सोचा होता तो हम फ्लाइट में नहीं घूमते। इसीलिए आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं कहा जाता, आपको साइंटिस्ट डॉक्टर कहा जाता है। जी, मैं कुछ अलग थिंकिंग में रहता हूँ। जी जी। और यही एक नोबल सोच थी सावित्रीबाई फुले जी की। जी। उन्होंने अगर नहीं सोचा होता ना 1929 में कि नारी शिक्षा बहुत जरूरी है भारत के लिए, तो आज भाग्यश्री हमारे बीच में नहीं बैठी होती। मेरे दिल की बात अपने प्रतिभाताई पाटिल एक हमारे देश की राष्ट्रपति नहीं बन पाती, मुर्मू जी है राष्ट्रपति बन सकती। तो कहीं ना कहीं सोच आपको लेना पड़ता है आउट ऑफ बॉक्स करके। बिल्कुल, और बदलते विचारों के साथ में हमें भी उस तरह से परिवर्तन नियति का नियम है, बिल्कुल आपको उसके साथ चलना चाहिए। तो मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया है। 26 जुलाई में फ्रांस के सेनेट में मेरे को भारत गौरव पुरस्कार मिला है। यहाँ पे नहीं, लेकिन फ्रांस की सेनेट में मुझे मिला है। अभी लास्ट मंथ में मुझे डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का अवार्ड, मुझे एक पदवी मिली है रशियन यूनिवर्सिटी से। और अभी 11 दिसंबर को इस साल में एशिया स्पेसिफिक चैम्बर कॉमर्स जो बैंकॉक में है, उसमें मुझे एक्सेलेंस अवार्ड और भारत गौरव में मुझे मिलने वाला है। बहुत शुभकामनाएं। तो ये सिलसिले आपको तो बड़ा मजा आएगा बताने के लिए। जी। कि हमारे जो ऑफिस है इतने ट्रॉफी और इससे भरा हुआ है। मैं एक दिन नहीं था, एक पेशेंट आया वहाँ पे। तो बच्ची थी, डॉक्टर भाग्यश्री थी, तो आके थोड़ा सा बड़ा परेशान हुए, थोड़ा बेचारे बोले ये डॉक्टर कुमार जी का ऑफिस है। बोले हाँ, नहीं बोली थी, हमको लगा शायद ट्रॉफियाँ बेचती। तो ऐसी बातें तो सिलसिला चलता है। अचीवमेंट्स है ये।
डॉक्टर साहब हाँ। आपने बुक लिखी नो डायबिटिक्स देन नो डायबिटिक्स, जी करेक्ट। एक बुक आपने और लिखी थी जी मिल्क के ऊपर में, जी हाँ, यस जिसका यस 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 मिल्क अब नो मिल्क। अब नो मिल्क, जी उसके बारे में भी हमारे दर्शकों की मैं इसलिए उस विशेष टिप्पणी आपसे चाहूंगा क्योंकि वो भी जो मिल्क के ऊपर में हमारी थॉट प्रोसेस रही है जी हाँ, उसको भी फिर से क्रांतिकारी विचारों में बदलने के लिए आपकी टिप्पणी उसके ऊपर में जी चाहूंगा। हाँ, जी उसका हाँ, दर्शकों को बता दो कि उसकी जो प्रस्तावना लिखी है वो माननीय मनेका गांधी जी ने लिखी है। जी हाँ। बताइए। और 2011 में आई हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग माय बुक इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी। यस, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हाँ, अपने बहुत आप क्रांतिकारी विचारों का है। एक्चुअली हमारा जो खान पान है ना भारत का, वो कल्चरल है, में। यस, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, और हम लोग बिल्कुल। मास साइकोलॉजी में जीते हैं। लेकिन हमारी बॉडी साइंस पे काम करती है। जी आपका दिल जैसा धड़क रहा है ना, वैसे मेरा दिल धड़क रहा है। बिल्कुल किसी की धड़कन में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही बात फिर है। एक शहर के लोगों को ये तकलीफ है, दूसरे शहर के लोगों को तकलीफ नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो हमारी जो बॉडी है, इसको मैं बोला हूँ कि साइंटिफिक वे में काम करती है। जी सो वी नीड टू हैव अ साइंटिफिक डाइट रादर देन अ कल्चरल। तो दूध जो है, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, नॉट अ सिंगल लेडी सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। तो मिल्क कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, मिल्क कॉजेज, दूध से हड्डियां कमजोर होती हैं, जबकि पूरा भारत दूध पीता है इसके लिए कि हड्डियां मजबूत हों। इसका एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध बिकता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम की गोलियां बिकती है, और दोस्तों भारत में ऑस्टियोपोरोसिस नंबर 1। अब आप ही बताइए, मैं तो लेमैन की भाषा में बात कर रहा हूँ। जी और मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब मुझे नहीं लगता भारत में किसी भी घर में बगैर दूध के दिन की शुरुआत होती होगी। वही बात है। और इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जी जो पुराने किताबें जो प्रिंट हुई, उसमें एक चीज रहेगी कि जिसका दूध उसकी प्रजाति के लिए अच्छा होता है। ओके, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, जी हमारी माँ का दूध हमारा ही लिए है, और माँ को प्रेग्नेंट होते ही दूध आता है, उसके अलावा नहीं आता है। जी बिल्कुल सही और बात है। सकलिंग प्रोसेस है। गाय के दूध में वी आर जस्ट, यानी इतना प्रेशर से दूध निकालते हैं हम लोग, जी क्योंकि उसको देना नहीं है, हाँ, लेकिन वो हमको निकालते कहीं हैं। ना कहीं हम तो वो इंडस्ट्री की बात चल रही जी है। आजकल तो बहुत मशीन्स भी मशीन लगा आर्टिफिशियली भी। हाँ, आजकल तो वो प्रोसेस तो हम लोग अभी उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर पेशेंट हाँ, वो हमारे हमारी पास चर्चा आता है, का हमारे मुद्दा भी पास नहीं है। अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको कंपलसरी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने पड़ते हैं। लेकिन घी और मक्खन बहुत अच्छा है, अच्छा था और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अल्कलाइन है, दूध एसिड है। ओके, हमारी जो बॉडी है बाय डिफॉल्ट अल्कलाइन मीडिया में काम करती है, दैट इज 7, हमारा ब्लड का पीएच होता है 7.4 है, लेकिन दूध एसिडिक है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज शरीर में जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका एसिमिलेशन होता है, उसका इंटरेक्शन होता है, उसका एक्सक्रीशन होता है, और इस चीज को जोड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर 75,000 से ज्यादा एंजाइम्स हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं वो एक तो पीएच सेंसिटिव होते हैं और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.4 जो सब कॉमन है, लेकिन हमारा खान पान जैसे ही बदलता है उसका पीएच बदल जाता है। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं खान पान के, जो एंजाइम्स हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो प्रक्रिया वो आदि वो रह जाती है। उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट वर्क्स एज ए टॉक्सिसिटी एंड विच किल्स यू at the cellular level, because cell become a tissue become organ become a system, and system becomes a body. तो एक जितनी बड़ी आप बिल्डिंग बैठे हैं तो एक ईट करके हुई, तो वैसे कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो कोशिकाओं को अगर आपको संभालना है तो आपको साइंटिफिक डाइट देना चाहिए। और इसी कारण है कि हम बहुत सारी चीजें आज इतना हमारा प्रोग्रेस हो चुका है। एक जगह हमारी इन्वेस्टमेंट की बात करें, मेडिकल इसकी बात करें, तो सब जगह ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है, चाहे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, मेडिकल इंडस्ट्री है। और दूसरी तरफ आपको बीमारियों पर निजात नहीं है, एक्सेप्ट सर्जरी और इन्फेक्शंस में, जो कि बहुत मिनिमम होती है। 80% लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बात कर रहे हैं। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, ब्लड प्रेशर की बात करूं, कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, ट्राइग्लिसराइड्स की बात करूं, या आपकी जो बेसिकली जो बॉडी है, मल्टीपल किसी भी ऑर्गन में कोई भी फेलियर की बात करें तो उसमें वो चीज। डॉक्टर साहब, एक बात तो मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि यहाँ आज मैं जो बैठा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं
एक ऐसे समुंदर के किनारे बैठा हूँ जिससे ज्ञान लेना एक बहुत ही बड़ा काम है, और आज सिर्फ मैं उसमें से कुछ बूंदे मैं सिर्फ चुरा पाया हूँ। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सागर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज समय की सुई मुझे ये बता रही है कि अब हमें इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन चलते चलते डॉक्टर साहब की तरफ से एक टेक होम मैसेज जरूर होना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम हुआ है डेडिकेटेड है जो डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं जी। तो दोस्तों, डायबिटीज के कारण आप बिल्कुल भयभीत ना हो। मेरा वादा है कि अगर ये टेस्ट करा के अगर आप अपने शहर के डॉक्टरों से मिलते हैं, आपके डायबिटोलॉजिस्ट से मिलते हैं और उनके पास जाके अगर इससे व्यवस्था करते, तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि आपको डायबिटीज न कभी था, न है, न कभी रहेगा। इन केस अगर आपको तकलीफ हो रही है किसी कारण से, आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है सपोर्ट, तो हमारी हेल्पलाइन है 9372166486 अभी आपके स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। इस पे आप कर सकते हैं। इस पे करने के बाद में आपका निःशुल्क रहता है ये। आप अपने रिपोर्ट्स निकाल के एक बार जरूर मिले और पता लगा लें कि आपको वाकई में डायबिटीज है या नहीं, और उसके बाद में ट्रीटमेंट लेना ये आपका मौलिक अधिकार है। आपको कराना है नहीं कराना है मौलिक अधिकार, लेकिन आप एक छोटी सी सोच, जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इसमें, कि एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी सोच आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जिंदगी से डायबिटीज खत्म कर सकता है, और आप एक सुनहरे जीवन की तरह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जब भी आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने यही पूछा कि घर में आपको किसी के डायबिटीज है, तो आपने कहा हाँ, मेरे माँ को थी, मेरे पापा को थी, मेरी नानी को थी। आने वाली जो आपके जो बच्चे हैं, उनको ये सवाल पूछा जाए कि आपको डायबिटीज, तो उन्होंने कहना चाहिए घर से कि हमारे माँ बाप को डायबिटीज नहीं थी, तो मेरे को भी नहीं होगी। बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस के साथ में डॉक्टर भाग्यश्री जी, आप एक यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। आपने इस प्रोफेशन को चुना, यंग जनरेशन के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग ऑल ओवर इंडिया में पेशेंट्स देख रहे हैं जी, तो मैंने काफी बार देखा है कि आजकल यंग जनरेशन जो है, इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी डायबिटीज हो रही है। जी। पर इसका कारण हम ढूंढते हैं कि आपको सही में डायबिटीज उन बच्चों को है या नहीं, या यंग जनरेशन आजकल लोग बोलते हैं कि फास्ट फूड की वजह से हो रहा है, बाकी सब चीजों की वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल की वजह से। पर क्या आपने ये रिपोर्ट्स कराई है? आप वो रिपोर्ट्स पहले निकलवाइए, देखिए कि शायद आपको डायबिटीज है ही ना। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं जो इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान होते हैं। तो वैसे डायबिटीज तो ना किसी एज में किसी को है, ना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिस हम प्रकार से सर ने आपको जो टेस्ट के बारे में बताया, डायबिटीज डजंट एग्जिस्ट। पर उसके लिए ये जो रिपोर्ट्स, 6 रिपोर्ट्स जो बताए हैं, वो रिपोर्ट्स निकाल लेंगे। उस हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कि शायद आपको कभी डायबिटीज थी ही नहीं और ना कभी होगी। डॉक्टर साहब के साथ में जो मुलाकात का हमारा जो आज चर्चा का जो एक संबोधन रहा, उसके पीछे एक विशेष कारण भी है कि आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है, और इस विशेष दिन पर डायबिटीज के बारे में हम इस तरह से चर्चा करें, जो कि क्रांतिकारी विचारों के साथ में, तो ये एक बेहतरीन उपलब्धि हमारे लिए हासिल हो सकती है। इस बेहतरीन बात के साथ में मैं दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, और लेकिन ये आपके लिए भी कामना करूंगा कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन वास करता है। हमारा आहार इस पर डिपेंड करता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। तो अपने आहार को नियंत्रित रखिए, और बाकी सलाह मशवरे के लिए डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर भाग्यश्री हमारे साथ में अवेलेबल है। दर्शकों का और डॉक्टर साहब और भाग्यश्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मुलाकात के लिए फिर से आपके साथ में रूबरू होंगे। नमस्कार।